हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में IBO2 का यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में यूनिट 3 तक पढ़ा चुका। आज की वीडियो में यूनिट 4 पढ़ेंगे और यूनिट 4 में इसके अंदर हम एक तो परिचय देखेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। और ये जो है इसकी वीडियो डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से लेकर ये सारी डिटेल में, ये सारा का सारा डिटेल में मैं वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी जो पढ़ाऊँगा ये परिचय देखेंगे इसका, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार विविक्तीकरण। ठीक है, इसका परिचय देखेंगे, उसके बाद ये प्रश्न देखेंगे, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार विविक्तीकरण, परिचय देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपने लाभ बनाए रखने के लिए कुशल विपणन नीतियों की बहुत ज़रूरत होती है। आज विपणन की मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को संतुष्ट करके लाभ कमाना है। कोई भी संस्था सभी उपभोक्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसलिए संस्था को अपनी क्षमताओं और कमियों का ध्यान रखते हुए ऐसे बाज़ारों का चुनाव करना चाहिए जहां उपभोक्ताओं के व्यवहार कुछ समान हो। संस्था को ऐसे बाज़ार को चुनकर बाज़ारों में वस्तुओं सेवाओं के विपणन के लिए क्रियाशील योजनाएं तैयार करनी चाहिए। संस्था अपने चुने गए बाज़ारों के लिए श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त करने की योजना बनाती है। ऐसे में अपने उत्पाद को सफलतापूर्वक बेचने के लिए तथा लक्षित उपभोक्ताओं को उत्पाद की ओर आकर्षित करने के लिए बाजार विक्रेता की उचित विपणन मिश्रण योजना की जरूरत होती है। इसी से संबंधित विषयों का अध्ययन इस अध्ययन में हम करेंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विविक्तीकरण क्या है। पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार विविक्तीकरण के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता समूह को खोजा जाता है जिनकी आवश्यकताएं तथा रुचि एक समान होती है, अर्थात जो एक समान उपभोक्ता व्यवहार दर्शाते हैं। फिलिप कोटल के अनुसार बाजार विविक्तीकरण बाजार को ऐसे क्रेताओं के विशिष्ट समूहों में विभक्त करने की प्रक्रिया है जिनकी आवश्यकताएं, विशेषताएं या व्यवहार भिन्न है और उनके लिए भिन्न उत्पादों अथवा विपणन मिश्रण की आवश्यकता होती है। ये एक पूरे बाज़ारों को एक या ज़्यादा उप बाज़ारों में बांटने की प्रक्रिया है जिसमें हर एक सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समरूपता लिए होते हैं। मतलब यह है कि विविक्तीकरण ये एक बाज़ार होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल का ले लो, मोबाइल का बाज़ार एक है, तो उसके अंदर मॉडल अलग अलग है लेकिन यूनिक क्या है, मोबाइल। तो इसी तरीके से अब दूसरा पढ़ते हैं, बाज़ार खंड क्या है। बाज़ार से तात्पर्य उत्पादों के संभावित खरीदारों से है जो अपनी प्रकृति, व्यवहार, रुचियों, आय तथा खरीदारी तकनीकों में बिल्कुल अलग होते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर समान रुचि और आवश्यकताएं वाले उपभोक्ताओं के एक समूह को बाज़ार खंड कहते हैं। दूसरे शब्दों में बाज़ार एक ऐसा उप बाज़ार या खंड जिसमें शामिल उपभोक्ता अपनी रुचियां, आवश्यकताओं तथा आदतों में समरूप होते हैं, वह बाज़ार खंड कहलाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, वह आधार बताइए जिससे कोई विपणन प्रबंधक अपने बाज़ार का विभाजन कर सकता है। एक उत्तर पढ़ते हैं, एक विपणन प्रबंधक निम्नलिखित आधार को बाज़ार विभाजन के लिए अपना सकता है। तो पढ़ते हैं क्या क्या है। भौगोलिक इकाई के आधार पर, कैसे राज्यों, क्षेत्रों, प्रांतों और शहरों के आधार पर। जनसांख्यिकी विविक्तीकरण, जैसे आयु, लिंग, आय, शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार पर, जैसे व्यवहार, गुण, जीवन शैली, व्यक्तिकरण,
व्यक्तित्व के आधार पर। नंबर 4, व्यवहार के आधार पर, जैसे अवसर, उपयोगकर्ता का स्तर, उपयोगिता दर, निष्ठा का स्तर और भोक्ता तत्परता का स्तर। नंबर 5 पढ़ते हैं, लाभ विविक्तीकरण, ऐसे उत्पाद जो उपभोक्ता को लाभ देते हैं। इसमें 4 आधार मिलते हैं, मितव्ययिता, दवाई, कॉस्मेटिक्स और स्वाद। प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं, एक प्रभावी विविक्तीकरण की आवश्यकता विशेषताओं की सूची बनाइए। एक प्रभावी विविक्तीकरण की आवश्यकता विशेषताएं यह है, नापने की योग्यता, वास्तविकता या लाभदायकता। नंबर 3, ग्रहण करने के लायक, अंतर करने योग्य, क्रिया करने योग्य। मतलब इनकी विशेषताएं, इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो लास्ट में वीडियो मिलेगी, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्ष्य क्या है। विविक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था एक जैसी रुचि और आवश्यकताओं वाले उपभोक्ताओं के समूह को खोजती है। लक्ष्य निर्धारण, ढूंढे गए समरूप समूहों के मूल्यांकन और तुलना करने और फिर उनमें उच्च संभावना वाले एक या ज़्यादा को चुनने की प्रक्रिया है। कोई भी संगठन सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए एक विपणन मिश्रण खोजने के अलावा उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ाता है। आइए पढ़ते हैं, विपणन लक्षित नीतियां बताइए। विपणन 3 नीतियां हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, समरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्ष्य निर्धारण। इस निर्धारण के अंतर्गत संस्था पूरे बाजार को एक मानकर उसके लिए प्रस्ताव रखती है, जो कि उपभोक्ता की मूल आवश्यकता पर केंद्रित होता है, न कि उपभोक्ता अंतरों पर। बाजार केवल एक मूल उत्पाद को प्रस्तावित करता है तथा केवल एक विपणन कार्यक्रम की सहायता से सभी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है। संस्था अधिकतम लाभ कमाने के लिए लक्षित बाजार के केंद्र पर फोकस करती है, जैसे कोका कोला कंपनी, कोका, लिम्का, थम्स अप आदि बेचते हैं तथा उपभोक्ताओं में अंतर नहीं करते। नंबर 2, विविध अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्ष्य निर्धारण। इस प्रकार के निर्धारण में संस्था कुल बाजार का विश्लेषण करने बाजार को खंडों में विभक्त करती है। इसलिए संस्था विभिन्न उत्पादों को बाजार में लाती है तथा विपणन कार्यक्रमों की रचना करती है जो विभिन्न खंडों के अनुकूल होती है। यह रणनीति हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपनाई जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के साबुन जैसे रेक्सोना, लिरिल, लक्स, पियर्स आदि बनाते हैं और सबका अपना बाजार खंड है। संकेंद्रित अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्ष्य निर्धारण। यह नीति वह अपनाती है जो एक उत्पाद तथा बाजार खंड के सिद्धांत को पकड़ती है। इसमें विक्रेता अपने सारे कार्यों के केवल एक या कुछ खंडों पर ही केंद्रित करता है। संस्था अपने उत्पाद की स्थिति को बनाए रखने के लिए ध्यान केंद्रित कर ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है। जैसे लेलैंड बड़ी मशीनों के ढांचे बनाती है, जिनका प्रयोग बसों और ट्रकों के लिए किया जाता है। संस्था संवर्धन, वितरण और उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करके बड़े पैमाने पर लाभ कमाती है। ये हमारा प्रश्न 6 कंप्लीट हो गया। विपणन लक्षित नीतियाँ बताइए। तो ये 3 नीतियाँ हमने पढ़ ली। अब यहाँ नीचे पढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, विभेदी और समरूप विपणन लक्ष्य में अंतर बताइए। विभेदी विपणन निर्धारण में विभिन्न खंडों में विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरत पर ध्यान दिया जाता है तथा संस्था विभिन्न विपणन मिश्र के साथ विभिन्न विपणन योजनाएं बनाती है। दूसरी ओर समरूप विपणन में बुनियादी उपभोक्ता जरूरत पर ध्यान दिया जाता है, अतः फर्म को पूरे बाजार के लिए एक आदर्श उत्पाद देना होता है। इस प्रकार विभेदी निर्धारण में विभिन्न उपभोक्ताओं की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि समरूप विपणन के उत्पादक एक आदर्श उत्पाद को उपभोक्ता उत्पादित करते हैं तथा बाजार खंडों को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए विभेदी निर्धारण
में प्रत्येक खंड के अनुसार अलग विपणन नीति बनाई जाती है, जबकि समरूप विपणन में एक ही विपणन नीति बनाई जाती है। परिणामतः समरूप विपणन में संकुचित उत्पादन रेखा होती है, जिसमें निम्न लागत सुनिश्चित है, जबकि विभेदी विपणन में बड़ी उत्पादन रेखा रहती है। अब 8वां पढ़ते हैं। समरूप और संकेंद्रित विपणन लक्ष्य में अंतर बताइए। समरूप विपणन में बाजार खंडों का महत्व न देकर पूरे बाजार को एक माना जाता है, जिसमें उपभोक्ता की मूल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संकेंद्रित नीति का उपयोग वे संस्थाएं करती है जिनके पास साधन सीमित रहते हैं, अतः अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को एक ही या कुछ खंडों पर लगाते हैं। प्रश्न 9 पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति से तात्पर्य उपभोक्ता के दिमाग किसी उत्पाद की स्थिति से होता है। बाजार स्थिति के द्वारा संस्था उपभोक्ता के दिमाग में प्रतिस्पर्धा उत्पाद के स्थान पर जगह बनाने की कोशिश करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति को इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब कोई संस्था अपने उत्पाद को उपभोक्ता के दिमाग में प्रतिस्पर्धा उत्पाद की जगह देना चाहती है। 10वां पढ़ेंगे अब। प्रश्न 10 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्षण निर्धारण और स्थिति में अंतर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्षण विभिन्न समूहों का मूल्यांकन और तुलना करने की तथा उनमें से किसी एक को उसकी अधिकतम क्षमता के अनुसार चुनने की प्रक्रिया है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति वह प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था उपभोक्ता के दिमाग में प्रतिस्पर्धा वस्तु के स्थान पर अपने उत्पाद को बैठाती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्ष्य का संबंध अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बाजार से है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति से तात्पर्य संभावित उपभोक्ताओं के दिमाग में अपने उत्पाद की छवि स्थापित करने से है। अभी 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर। उच्च तकनीक स्थिति और उच्च स्तरीय स्थिति में अंतर बताइए। उच्च तकनीक स्थिति में तात्पर्य उच्च तकनीकी उत्पादों से है, जैसे व्यक्तिगत कंप्यूटर, वीडियो और स्टीरियो उपकरण जो साकार उत्पाद विशेषता के आधार पर खरीदे जाते हैं। उच्च स्तरीय स्थिति से तात्पर्य उन उत्पादों से है जो उपभोक्ताओं में अत्यधिक प्रचलित है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कपड़े आदि, जो कि इनकी छवि के आधार पर खरीदे जाते हैं। अब ये बड़े प्रश्न पढ़ेंगे। 100 प्रश्न। बाजार विविक्तीकरण, बाजार लक्ष्य और उत्पाद स्थिति के मध्य संबंध बताइए। देखो पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। बाजार विविक्तीकरण, बाजार लक्ष्य और उत्पाद स्थिति तीनों के मध्य संबंध है। कोई भी संस्था अपना कार्य इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ही करती है। बाजार विविक्तीकरण का अर्थ है बाजार को उप बाजारों या ऐसे खंडों में विभक्त करना जिसमें समरूप उपभोक्ता है, अर्थात समान व्यवहार रुचि और जरूरतों वाले उपभोक्ता हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार विविक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समरूप उपभोक्ताओं का समूह खोजा जाता है। दूसरा है बाजार लक्ष्य। इसके अंतर्गत संस्था मूल्यांकन व तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपने लिए ऐसा समूह चुनती है जिसके लिए वह अपनी संस्था से पूर्ति करके श्रेष्ठतम लाभ कमा सके। इसके लिए वह अपनी क्षमतानुसार एक या अधिक खंडों का चयन करती है तथा उसके अनुसार अपनी विपणन नीतियाँ निर्धारित करती है। बाजार स्थिति कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा वस्तु की तुलना में उपभोक्ता के दिमाग में अपने उत्पाद को स्थापित करना है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विविक्तीकरण कर लिया जाता है तो संस्था अपने अनुरूप एक खंड या अधिक को अपना लक्ष्य बनाती है और उसके बाद यह ज़रूरी है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना तैयार की जाए। इस प्रकार बाजार विविक्तीकरण, बाजार लक्ष्य और उत्पाद स्थिति एक दूसरे से संबंधित है। बाजार विविक्तीकरण
का विपणन लक्ष्य और उत्पाद स्थिति द्वारा अनुसरण किया जाता है। सामान्यतः बाजार व्यक्तिकरण और बाजार स्थिति एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रश्न 12 पढ़ेंगे। विपणन निर्णयों में बाजार व्यक्तिकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए एवं बाजार व्यक्तिकरण के आधारों को समझाइए। अब ये पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विपणन कार्यों निर्णयों में बाजार व्यक्तिकरण का महत्व इस प्रकार है। देखो, पहला, बाजार व्यक्तिकरण की प्रकृति को समझने का मौका देता है। विक्रेता विभिन्न माध्यमों से भोक्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 2 है, बाजार व्यक्तिकरण के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र के लिए एक विपणन बजट तैयार किया जा सकता है। ऐसी जगह जहां पर सेल निम्न हो वहां बड़ा बजट स्थापित करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, बाजार व्यक्तिकरण के अंतर्गत समूहों में बाजार को विभक्त किया जाता है, जिससे एक समान उपभोक्ताओं के लिए विपणन नीतियां बनाने में आसान नहीं है। इससे उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने में आसानी रहती है। उत्पादक विभिन्न बाजारों के लिए अपने प्रतिस्पर्धा के अनुसार अनेक नीतियां बना सकता है। बाजार व्यक्तिकरण उत्पादकों को प्रभावी विपणन योजनाएं बनाने में सहायक होता है, जिसके उत्पादक कम लागत पर अच्छे उत्पाद प्रस्तुत करते हैं। बाजार व्यक्तिकरण द्वारा उत्पादक बाजारों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे उन्हें बाजार क्षमता का अभ्यास होता है, जो कि उन्हें उत्पादन समायोजन में तथा अपने संसाधनों का अधिक लाभप्रद इस्तेमाल करने में सहायक होता है। बाजार व्यक्तिकरण के आधार बाजार व्यक्तिकरण के निम्नलिखित आधार हैं। देखो, पढ़ते हैं। नंबर 1 है भौगोलिक व्यक्तिकरण। नंबर 2 जनसांख्यिकीय व्यक्तिकरण। नंबर 3 मनोवैज्ञानिक व्यक्तिकरण। नंबर 4 व्यवहार व्यक्तिकरण। नंबर 5 लाभ व्यक्तिकरण। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। भौगोलिक व्यक्तिकरण, पहला है क्षेत्र, शहर, आकार, इसका आयतन, शहर, सब शहरी या ग्रामीण, इनके अनुसार व्यक्तिकरण और मौसम व्यक्तिकरण भी है। ये सब भौगोलिक व्यक्तिकरण के तत्व हैं। इस व्यक्तिकरण का मुख्य लाभ ये है कि इससे बाजार की मौलिक स्थिति और इसे प्राप्त करने की दशाएं पता चलती है। उदाहरण के लिए पहाड़ी तथा ज़्यादा घुटने वाले क्षेत्रों में कूलर की बिक्री नहीं होती। इसी प्रकार ऊनी कपड़े दक्षिण भारत में कश्मीर की तुलना में बहुत कम बिकते हैं। हम नंबर 2 पढ़ेंगे, जनसांख्यिकीय व्यक्तिकरण। ये बाजार को लिंग, आयु, आय, शिक्षा और पेशों के आधार पर जनसंख्या का विविक्तीकरण करता है। ये विविक्तीकरण अंतर करने का सबसे लोकप्रिय आधार है। इससे भोक्ताओं की आवश्यकताएं, वरीयताएं एवं उपयोगिता दर जुड़ी होती है और ये तत्व नापने में आसान है। इसके अलावा जनसांख्यिकीय व्यक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आयु भी है। सभी देशों के किशोर प्राय समान उपभोक्ता व्यवहार दर्शाते हैं। इसी प्रकार लिंग व्यक्तिकरण लंबे समय से कपड़ों, कॉस्मेटिक्स और पत्रिकाओं इत्यादि पर लागू होता है। नंबर 3 मनोवैज्ञानिक व्यक्तिकरण। प्रबंधक इस व्यक्तिकरण का प्रयोग व्यापक स्तर पर करते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को व्यवहार गुण, जीवन शैली या व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिकरण को इस तालिका में दर्शाया गया है: जीवन शैली, रूढ़िवादी, उदारवादी, स्वस्थ, जागरूकता स्तर, जागरूकता आदि। सामाजिक वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न, मध्यम, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है, संपन्न वर्ग, ठीक है। सांस्कृतिक, भारतीय, चाइनीज, दक्षिण भारतीय, हिंदू संस्कृति, मुगल। व्यक्तित्व, अंतर्मुखी, भावमुखी, आक्रामक। कॉस्मेटिक, नशीले पेय, फर्नीचर इत्यादि बनाने वाली संस्थाएं हमेशा जीवन शैली व्यक्तिकरण के अवसरों को खोजती है। नंबर 4 व्यवहार व्यक्तिकरण। व्यवहार व्यक्तिकरण का संबंध उपभोक्ता के व्यवहार से होता है। व्यवहारिक तत्व जैसे अवसर
उपयोगकर्ता का अवसर, उपयोगिता दर, निष्ठा का स्तर और उपभोक्ता तत्परता का स्तर आदि बाजार व्यक्तिकरण का आधार बनते हैं। किसी एक अवसर पर आवश्यक उत्पाद को खरीदने तथा उसके उपयोग करने के अनुसार भी उपभोक्ता को बांटा जा सकता है। दूसरा, बाजार को हल्के, मध्यम और भारी उत्पाद उपभोक्ताओं में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा, बाजार में किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करने वाले पूर्व उपभोक्ता, संभावित उपभोक्ता, पहली बार वाले उपभोक्ता तथा नियमित उपभोक्ता के आधार पर बांटा जा सकता है। लाभ व्यक्तिकरण नंबर 5 है। लाभ व्यक्तिकरण एक उत्पाद विशेष रूप से उपभोक्ता को प्राप्त करने वाले लाभों के आधार पर भी बाजारों को व्यक्त किया जा सकता है। टूथपेस्ट बाजार के सफल व्यक्तिकरण के 4 आधार हैं: मितव्ययिता, दवाई, कॉस्मेटिक और स्वाद। ठीक है, अब प्रश्न 3 पढ़ते हैं। विविक्तीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करने में कौन से तत्व प्रभावी होते हैं और विभिन्न देशों में टेलीविज़न के विपणन के लिए कौन सा उपयुक्त आधार होगा? ये भी बताइए कि कौन सी विपणन नीतियाँ अपनानी चाहिए। आंसर पढ़ते हुए। नंबर 1, नापने की योग्यता। एक बाजार विविक्तीकरण खंड की आकार, क्रय क्षमता तथा उपभोक्ता व्यवहार को मापने में सक्षम होना चाहिए। वास्तविकता या लाभदायकता। खंड का आकार निश्चित रूप से इतना बड़ा आवश्यक होना चाहिए जिससे संस्था की लागत पूरी हो सके। नंबर 3, ग्रहण करने योग्य। ये संभव होना चाहिए कि उत्पाद के उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके तथा एक उपयुक्त विपणन मिश्र से उसे प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सके। अंतर करने योग्य। एक खंड को दूसरे खंड से सामान्य रूप से अलग किया जा सके तथा विभिन्न मिश्रण के तत्वों और कार्यक्रमों पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नंबर 5 है इसमें क्रिया करने योग्य। एक खंड से आकर्षित करने व उन तक आपूर्ति करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रभावी विपणन मिश्रण नीतियों को अपनाने की संभावना होनी चाहिए। विभिन्न देशों में टेलीविज़न के विपणन के लिए उपयुक्त आधार जन सांख्यिकीय विविक्तीकरण होगा, क्योंकि टेलीविज़न के लिए लोगों की आय, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन स्तर को आधार बनाया जाएगा, जो कि सांख्यिकीय विविक्तीकरण के अंतर्गत आते हैं। विपणन नीतियाँ। टेलीविज़न के लिए विविक्तीकरण की नीति को अपनाया जाएगा, क्योंकि यह अलग अलग उपभोक्ता के लिए अलग दर से ज़रूरत पूरी करेगा। इस रणनीति को अपनाने का उद्देश्य अलग अलग खंडों में अलग प्रकार के उपभोक्ताओं की ज़रूरत को पूरा कर संस्था को अधिक लाभ अर्जित करना है। इसमें लोगों के आय स्तर, रुचि, जीवन दशाएं, इस्तेमाल करने का उद्देश्य आदि अलग अलग खंड बनाते हैं, जिसमें विविक्तीकरण की मुख्य तत्व आय रहता है। अब प्रश्न 4 पढ़ेंगे। प्रश्न 4 पढ़ते हैं। विभिन्न बाजार की लक्षित नीतियाँ क्या है? उचित उदाहरण से उन्हें समझाइए। मुख्य तौर पर 3 प्रकार की लक्षित विपणन नीतियाँ हैं। समरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्षण निर्धारण। इसके अंतर्गत संस्था अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग एक खंड के लक्ष्य के लिए करती है। ये नीति उपभोक्ता की मूल आवश्यकताओं पर केंद्रित है, उपभोक्ता अंतरों पर नहीं। इस नीति के अंतर्गत इस संस्था एक ही उत्पाद को बाजार में लाती है तथा एक ही विपणन कार्यक्रम की सहायता से उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है। इस केंद्रीयकरण का मुख्य लाभ यह है कि इसमें संगठन अपने चुने हुए खंड की जरूरत के लिए विशेषता बन जाता है। इसमें संकीर्ण उत्पाद एहसास, शोध, भार विकास, उत्पाद दूरी, विपणन, शोध, विज्ञापन और उत्पाद प्रबंधन की लागत को कम करती है। इस प्रकार की रणनीति का उदाहरण कोका कोला, जो संपूर्ण विश्व में एक ऐसा पेय बेचते हैं। नंबर 2, द्विवेदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार।
इसमें बाजार के विभिन्न खंडों के लिए विभिन्न उत्पाद तथा विभिन्न विपणन योजनाएं बनाई जाती है, जो विभिन्न खंडों के अनुकूल होती है। इसलिए इसमें विभिन्न उत्पादों की रचना तथा हर खंड के लिए विपणन कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इस प्रकार का विपणन मध्यम या संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनकी उत्पादन रेखा बड़ी होती है। उदाहरण के लिए भारत में गोल्डन तंबाकू सिगरेट के 10 ब्रांड बाजार में निकालती है। इसी प्रकार हिंदुस्तान लीवर से लिमिटेड नहाने व हाथ धोने के साबुन विभिन्न नामों से बाजार में निकालती है। इस प्रकार के विपणन में प्राय सभी उत्पादों ब्रांड साथ ही मूल्य संवर्धन तथा वितरण में कुछ न कुछ अंतर रखा जाता है। संकेंद्रित अंतर्राष्ट्रीय बाजार लक्ष्य निर्धारण। यह नीति सीमित साधनों की वाली संस्था के लिए उपयोगी नीति है। इसके अंतर्गत एक विपणन मिश्रण को एक खंड एक उत्पाद के सिद्धांत को अपनाया जाता है। संस्था को यदि खंड में नेतृत्वता प्राप्त हो जाती है तो वह विनियोग पर उच्च लाभ कमा सकती है, किंतु संकेंद्रित विपणन में साधारण से अधिक जोखिम होता है। इसलिए अधिकांश कंपनियां एक से ज़्यादा खंड में काम करना पसंद करती है। नंबर 5 के सवाल पढ़ते हैं। वैश्विक स्थिति उत्पादों की उन श्रेणियों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है जो उच्च स्पर्श, उच्च तकनीक, सांत्यत्य के किसी भी और से स्थित हो। समझाइए। उत्तर पढ़ते हैं। यह कहना सही होगा कि वैश्विक स्थिति उत्पादों की उन श्रेणियों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है जो उच्च स्पर्श, उच्च तकनीक, सांत्यत्य के किसी भी और स्थित हो। सांत्यत्य के दोनों सिरे उपभोक्ताओं के गहरे सम्मिलन द्वारा उपभोक्ताओं के बीच एक बांटी जाने वाली भाषा द्वारा परिभाषित होते हैं। उत्पाद स्थिति की 2 रणनीतियां हैं। पहला, उच्च स्तरीय स्थिति, उच्च तकनीक स्थिति। उच्च स्तरीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। उच्च स्तरीय उत्पादों के विपणन हेतु विशिष्ट ज्ञान की बजाय छवि पर ध्यान अधिक देने की जरूरत है। उच्च स्तरीय उत्पादों के उपभोक्ताओं की सामान्य भाषा है तथा समृद्धि और रोमांच से संबंधित संकेतों का समूह है। उच्च स्तरीय उत्पादों की 3 श्रेणियां। नंबर का उत्पाद जो कि सामान्य समस्या का समाधान करने योग्य है, ऐसे उत्पाद जो जिंदगी के छोटे छोटे पलों में जुड़े होते हैं। ख है वैश्विक गांव उत्पाद। कुछ उत्पाद जैसे फैशनेबल परिधान, मिनरल वाटर और पिज़्ज़ा एक अच्छी सर्वदेशीय स्थिति होती है। उसी प्रकार कुछ उत्पाद अपनी उत्पत्ति के देशों के बल पर पूरे विश्व का ध्यान खींचते हैं। पढ़ते हैं उत्पाद जो सार्वभौमिक विषय पर आधारित होते हैं। कुछ उत्पाद और विज्ञापन विषय मौलिक तथा सच्चे अर्थों में अंतर्देशीय होते हैं। नंबर 2 पढ़ते हैं अभी। उच्च तकनीक स्थिति। ये उत्पाद मुख्य तौर पर सरकार उत्पाद विशेषताओं के आधार पर खरीदे जाते हैं। इस श्रेणी में व्यक्तिगत कंप्यूटर, वीडियो और स्टीरियो उपकरण और ऑटोमोबाइल उत्पाद आते हैं। इनके विषय में उपभोक्ता के पास पहले से ही जानकारी होती है या फिर वे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इन उत्पादों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 तकनीक उत्पाद, नंबर 2 विशेष रुचि के उत्पाद, प्रमाणित उत्पाद। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तकनीक उत्पाद इस श्रेणी के अंतर्गत कंप्यूटर, रसायन और वित्तीय सेवाएं इत्यादि आते हैं। इनके लिए उपभोक्ता की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं तथा जिनके लिए बड़ी मात्रा में उत्पाद जानकारी चाहिए और जो समान भाषा का उपयोग करते हैं। विशेष रुचि के उत्पाद इस श्रेणी में कम तकनीक तथा अधिक आराम वाले उत्पाद आते हैं। ये उपभोक्ता में अनुभवों के आदान प्रदान और उच्च स्तर पर शामिल होने के कारण पहचाने जाते हैं।
उत्पाद जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे उत्पाद जो अपने लाभों और विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको रीड करना है बढ़िया से अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, चौथा हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगली वीडियो में विदेशी बाजार चयन 5 पढ़ेंगे, ठीक है।